स्किनवॉकर रैंच पृथ्वी पर एक ऐसी जगह जिसमें हो रही गतिविधियां किसी के भी समझ से परे हैं। 512 एकड़ में फैली ये जमीन अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। ऐसा समझ ले कि ये जगह भूतों और पैरानॉर्मल गतिविधियों का डिज्नीलैंड है। यहाँ आपको भूत, दूत, दैत्य, दानव, एलियन, यूएफओ और न जाने क्या क्या देखने को मिल जाए। ये जगह तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल ही नहीं है। इस जगह के रहस्य को जानने में जितने पैसे झोंके गए हैं, शायद ही किसी जगह के रहस्य को जानने के लिए इतने पैसे झोंके गए होंगे। करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर न जाने कितने साइंटिस्टों की टीम यहाँ अपना दमखम आजमा चुकी है, लेकिन इस रैंच ने कई बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि पर शक करने पर मजबूर कर दिया। स्किनवॉकर रैंच एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल जगह है और इसीलिए ये हमारा फेवरेट एपिसोड होने वाला है। हम इस रैंच पर 3 एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम इसके पूरे अतीत से लेकर वर्तमान में हो रही गतिविधियों से पर्दा उठाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्किनवॉकर रैंच पार्ट 1। कहा जाता है कि यूटाह, खासकर उत्तरी यूटाह, दुनिया की सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल गतिविधियों वाला जगह है। बिगफुट, येती या फिर अजीबोगरीब तरह की रोशनियों को यहाँ कई बार देखा गया है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले हर 4 में से 3 लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ विचित्र अनुभव किया है। यहाँ तक कि कई लोग जो सिर्फ यहाँ से गुजर रहे होते हैं, उन्होंने भी एक अजीब से एहसास को महसूस करने की बात कही है। सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 160 किलोमीटर दूर बसी ये घाटी अपनी सुंदरता के पीछे कई डरावने राज छुपाए बैठी है। यूटाह के लोकल लोगों का मानना है कि ये जगह नेटिव अमेरिकन ट्राइब नवाहो के द्वारा स्थापित की गई है। ट्राइबल लोगों को इस जमीन पर पैर रखने की भी मनाही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जमीन स्किनवॉकर के सीधे रास्ते में पड़ती है और कोई भी सद्दिमाग इंसान स्किनवॉकर के रास्ते में तो कभी भी नहीं आना चाहेगा। इसी कारण से लोकल इसे स्किनवॉकर रैंच के नाम से जानते हैं। 20वीं सदी के अंत तक ये रैंच एक बड़ी फैमिली के पास था। इस फैमिली के मालिक का नाम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। सन 1987 की एक रात बिना कोई जानकारी के इस पूरी फैमिली ने इस रैंच को अचानक से खाली कर दिया और इसे छोड़कर वो यहाँ से चले गए। उनके जाने के 7 सालों तक ये रैंच बिल्कुल खाली पड़ा रहा और फिर सन 1994 में इस रैंच को टेरी और ग्वेन सरमैन ने खरीद लिया। टेरी और ग्वेन एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन गुजार रहे थे और इस रैंच को खरीदने के बाद उन्हें लगा उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया है। अपने 2 बच्चों के साथ वो अब जल्द ही इस रैंच पर शिफ्ट होना चाहते थे। टेरी एक पशुपालक थे। ये उनका शौक भी था और प्रोफेशन भी। एक रैंच पशुपालन के लिए एक अच्छी जगह होती है, जहाँ गाय, भैंस और बकरियां खुलेआम चर सकती हैं। इस रैंच को लेने के बाद टेरी को अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी की काफी उम्मीद थी। वो काफी खुश थे, क्योंकि ये जगह उन्होंने कौड़ियों के भाव में खरीदी थी और वो अपने किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस जमीन को इतने सस्ते में खरीदकर वो बिजनेस की ऊंचाइयों को छूने के सपने देख रहे हैं, वही जमीन उनके पतन का कारण बनेगी। आगे आने वाले तूफान से अनभिज्ञ टेरी अपनी वाइफ ग्वेन और अपने 2 बच्चों के साथ अपना पूरा सामान लेकर इस रैंच में बने घर पर रहने के लिए आ गए। घर की हालत काफी खस्ता थी। काफी सालों से इनमें कोई नहीं रह रहा था, जिसके कारण ये घर काफी टूट फूट गया था। अपनी कार से उतरकर टेरी घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के दरवाजे की स्थिति देखकर टेरी कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। घर के मेन दरवाजे को चारों तरफ से कील से ठोक कर रखा गया था। सामान्यतः लोग घर पर सिर्फ एक ताला या फिर जंजीर लगाकर रखते हैं, पर यहाँ तो पूरा का पूरा दरवाजा ही कीलों से ठुका हुआ था। टेरी ने अपने कार से टूल बॉक्स निकाला और एक एक करके सारी कील निकाल दी। दरवाजा खुलने के बाद ग्वेन अपने दोनों बच्चों के साथ घर के अंदर चली गई। घर के अंदर की हालत भी अच्छी नहीं थी। सारी चीजें गिरी या टूटी पड़ी थी। ग्वेन ने खिड़की पर नजर डाली। खिड़की पूरी तरह से बंद थी। ग्वेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब सामान बिखरा कैसे है, क्योंकि सारी खिड़कियां तो बंद थी और सारे दरवाजे भी बंद थे। ग्वेन ने टेरी को आवाज लगाई। टेरी जब कमरे के अंदर आए तो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ पहले से कोई रहता हो। घर का चक्कर लगाते लगाते जब टेरी खिड़की के पास पहुंचे तो एकदम से चुप हो गए। उनके ललाट पर परेशानी की रेखाएं दिखने लगी। उन्होंने देखा कि घर की सारी खिड़कियां भी कीलों से ठुकी हुई हैं।
अब उन्होंने गौर करते हुए सब तरफ देखना चालू किया। उन्होंने देखा कि घर के सारे फर्नीचर किलो से ठुके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पहले यहाँ जो रहता था वो शायद किसी चीज को अंदर आने नहीं देना चाहता था। टेरी और ग्वेन ने एक दूसरे को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और सोचने लगे कि ये सब कितना अजीब है। तभी टेरी की नजर दरवाजे के सामने पड़ी एक मोटी जंजीर पर पड़ी। इस जंजीर को दीवार में गाड़ा गया था। टेरी समझ गए कि ये जंजीर किसी बड़े बुलडॉग को बांधने के लिए लगाई गई थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्यों। टेरी ने सोचा कि हो सकता है कि पिछला मालिक थोड़ा पागल हो और उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए हो, इसलिए उसने बड़े बड़े कुत्ते रखे होंगे और सारे दरवाजे और खिड़कियों को कील से ठोक रखा होगा। ये सोचकर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वैसे भी जब रांच के पेपर साइन करने के लिए टेरी और ग्वेन इसके पिछले मालिक से मिले थे तो वो थोड़ा पागल लग ही रहा था, क्योंकि पुराने मालिक ने रांच बेचने से पहले कुछ शर्तें रखी थी जो थोड़ी अजीब सी थी। एग्जाम्पल के लिए एक शर्त ऐसी थी जिसमें टेरी रांच पर अपनी मर्जी से कहीं भी गड्ढा नहीं खोद सकते थे। इसके लिए उन्हें पिछले मालिक से परमिशन लेने की जरूरत थी। क्योंकि जमीन बहुत सस्ती मिल रही थी, टेरी ने इन सब पर गौर नहीं किया और पेपर साइन कर दिए। लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहे थे कि आखिरकार बात क्या है और ऐसा क्या गड़ा हुआ है जमीन में जिसे खोदने से पहले उन्हें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारी चीजें टेरी के दिमाग में चल रही थी, लेकिन क्योंकि जमीन बहुत सस्ती मिली थी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। टेरी को आने वाले भूचाल का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था और किस्मत ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई। रांच पे पहुंचने के कुछ ही घंटों में अजीबोगरीब चीजें चालू हो गई। दिन का समय था और टेरी अपनी गाड़ी से सारा सामान और फर्नीचर उतार रहे थे। रांच पे आज उनकी फैमिली का पहला दिन था और दोनों बच्चे भी साथ थे। सामान उतारते उतारते टेरी ने देखा कि दूर कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। कुछ देर गौर से देखने के बाद मालूम चला कि ये एक भेड़िया था जो उनकी तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये देखते ही टेरी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा नहीं था कि टेरी भेड़ियों से डरते थे या फिर उन्होंने कभी किसी भेड़िए का मुकाबला नहीं किया, लेकिन टेरी को जो चीज परेशान कर रही थी वो ये थी कि ये भेड़िया सामान्य भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था। धीरे धीरे ये भेड़िया उनके पास आ गया। ये भेड़िया देखने में विशाल और खतरनाक तो जरूर था, लेकिन वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा था जिससे ये लगे कि वो टेरी या उसके परिवार पर हमला करना चाहता हो। ये भेड़िया चलते चलते अब सिर्फ 10 से 15 मीटर की दूरी पे था, लेकिन वो आराम से इधर उधर देख रहा था। उसे टेरी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बात टेरी को चुभ रही थी, क्योंकि भेड़िया इंसान को ऐसे इग्नोर नहीं करते। थोड़ी देर में ही ये भेड़िया फैमिली के पास आकर रुक गया और सबको ऐसे देखने लगा मानो एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा। उसकी नीली चमचमाती आंखें बता रही थी कि वो इंसानों को भली भांति जानता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये भेड़िया एक पालतू कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था। ये सब देखकर टेरी के पापा, जो आज उनके साथ सामान उतारने आए थे, वो भेड़िए के पास पहुंचे और अपने हाथों से उसे सहलाने लगे। इस भेड़िए के आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब टेरी के पापा इसे सहला रहे थे तो इस भेड़िए का सर उनके कंधे तक आ रहा था। टेरी के पापा एक लंबे चौड़े इंसान थे जिनकी हाइट 6 फुट से भी ज्यादा थी। टेरी ने अपने पापा से कहा, लगता है ये किसी का पालतू जानवर है और गलती से खुला छूट गया है। ये सब देख के ग्वेन और बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि इस भेड़िए का बर्ताव एक सामान्य कुत्ते जैसा ही था। तभी टेरी ने अपने बाड़े की ओर देखा। वहाँ 4 गाय और उनके 4 बछड़े बंधे थे। टेरी मन ही मन सोच रहे थे कि शायद इतनी जल्दी सारे जानवरों को उन्हें इस रैंच पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि और भी कई जंगली जानवर यहाँ मौजूद हो जो उसके पशुओं को नुकसान पहुंचा दे। पास में ही मौजूद इस भेड़िए के चलते गाय और बछड़ों में थोड़ी सी दहशत फैल गई थी। वो इधर उधर कूद रहे थे, लेकिन उनमें से एक बछड़ा बिल्कुल शांत था और वो इस भेड़िए को देखने के लिए बार बार अपना सर बाड़े से बाहर निकाल रहा था। टेरी ने जैसे ही ये देखा वो खतरे को तुरंत भाग गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, इस भेड़िए ने अचानक से छलांग लगा दी और उस बछड़े का सर दबोच लिया। बछड़ा पूरी तरह से छटपटाने लगा और ये भेड़िया उसे बाड़े से बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। टेरी ने तुरंत अपनी पिकअप ट्रक से कुल्हाड़ी निकाली और उसकी लकड़ी वाली साइड से उस भेड़िए के पैरों पर मारना चालू किया। वो उसके पैरों पर जोर जोर से मार रहे थे ताकि वो बछड़े को छोड़ दे, लेकिन उस भेड़िए को कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ अचानक से माहौल बिगड़ चुका था। बछड़े के चिल्लाने की आवाज सन्नाटे को पूरी तरह से चीर रही थी। ग्वेन और दोनों बच्चे भी काफी डर गए थे। कुछ ही पलों में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। इतने में टेरी का बेटा दौड़कर ट्रक में से .357 मैग्नम बंदूक ले आया और टेरी को थमा दी। टेरी ने आव दिखाना ताव और बंदूक लोड करके भेड़िए पर गोली चला दी। गोली की सनसनाती आवाज ने पूरे सन्नाटे को भेद दिया, लेकिन भेड़िया टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे गोली लगी ही नहीं। वो अभी भी उस बछड़े को बाड़े से खींचने में लगा हुआ था। टेरी ने फिर से बंदूक लोड की और फिर से गोली चला दी। गोली सीधे जाके भेड़िए के पेट पर लगी, लेकिन भेड़िया अभी भी टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि गोली उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही है।
टेरी ने एक लंबी सांस ली और तबातोड़ 2 गोलियां और दाग दी। तीसरी गोली लगते ही भेड़िया थोड़ा डगमगाया और उसने बछड़े की गर्दन छोड़ दी। वो अब बाड़े से 2 मीटर दूर हट गया। टेरी का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया था, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे जानवर हैं जो .357 मैग्नम के शॉट्स को झेल सकते हैं, और यहाँ इस भेड़िए ने 3 शॉट्स को झेला था और वो अभी भी खड़ा था। हालांकि भेड़िए ने उस बछड़े को छोड़ तो दिया था, लेकिन वो अभी भी उस बछड़े को ही देख रहा था। टेरी जानते थे कि ये वापस उस पर कूदेगा। इतनी गोलियां लगने के बाद भी इस भेड़िए के शरीर से कोई खून नहीं गिर रहा था। टेरी सत्ते में थे और डरे हुए थे, क्योंकि इस बंदूक के अलावा उनके पास और कोई बड़ा हथियार नहीं था जिससे वो इसका मुकाबला कर सकते थे। अगर ये .357 मैग्नम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा तो पता नहीं उस पर कौन सी चीज असर करेगी, क्योंकि अगर इस भेड़िए ने टेरी के बच्चों पर हमला कर दिया तो फिर टेरी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस बंदूक की गोलियां तो उस पर काम कर ही नहीं रही थी। इस ख्याल के आते ही टेरी ने गन को फिर से लोड किया और भेड़िए के दिल पे निशाना साध के गोली चला दी। गोली बिल्कुल निशाने पर लगी और ये भेड़िया 10 कदम पीछे चला गया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सही सलामत खड़ा था और एक टक से उस बछड़े को देखे जा रहा था। टेरी को अचानक से यह एहसास हुआ कि शायद ये भेड़िया वापस उस बछड़े पर हमला करने वाला है। टेरी को तभी याद आया कि उनके पास घर में 30-06 राइफल पड़ी हुई है। इस राइफल की गोली काफी बड़ी थी और इसमें काफी बारूद रहता था। अगर ये राइफल से उन्होंने इस पर हमला किया तो शायद कुछ बात बन जाए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को वो राइफल लाने को कहा। टेरी के बेटे ने देर नहीं लगाई और वो घर से तुरंत ही वो राइफल ले आया। राइफल के आते ही टेरी ने वापस भेड़िए पर निशाना साधा। भेड़िए का ध्यान अभी भी उस बछड़े पर ही था। गोली चलाने से पहले एक बार टेरी हिचके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये गोली उस भेड़िए को लगी तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने बंदूक लोड करके गोली चला दी। गोली लगते ही भेड़िया 6 कदम पीछे हट गया। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि सामने खड़े सारे लोगों के कान बजने लगे। जब टेरी की नजरों के सामने से बंदूक से निकला हुआ धुएं का बादल हटा तो टेरी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो भेड़िया अभी भी वैसे ही खड़ा था। टेरी अब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि जितनी गोलियां हैं वो सब इस पर दाग देता हूँ। उन्होंने वापस बंदूक लोड की और फिर गोली चला दी। इस बार गोली लगते ही एक बड़ा मांस का टुकड़ा भेड़िए के शरीर से अलग हो गया, लेकिन अब भेड़िया डगमगाने लगा था। उसने आखिरी बार अपना सर मोड़ा और टेरी की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाह रहा हो, और फिर पीछे मुड़कर जिधर से आया था उधर की ओर जाने लगा। भेड़िए को जाता देख टेरी ने सोचा कि अगर इस रैंच पर उन्हें व्यवसाय करना है तो वो ऐसे किसी भी जानवर को खुला नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को इशारा किया कि वो बंदूक उठाए और वो दोनों उस भेड़िए के पीछे पीछे उसे मारने चले गए। लगभग आधे घंटे पीछा करने के बाद वो एक नदी के बेसिन पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये भेड़िया नदी की तरफ ही जा रहा है। इस भेड़िए के पीछे पीछे जंगल से होते हुए जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भेड़िए के पंजे के निशान अचानक से गायब हो गए थे। अक्सर नदी के बेसिन की मिट्टी गीली होती है, जिस पर पैरों के निशान अच्छे से पड़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दूर तक तो भेड़िए के निशान साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन अचानक से फिर वहां से वो गायब हो गए थे। ये देखकर टेरी चकरा गए, क्योंकि उस भेड़िए के जाने का कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस जगह पहुंचकर वो भेड़िया अचानक से हवा में गायब हो गया। कुछ देर आसपास ढूंढने के बाद वो दोनों घर को वापस लौट चले। लौटते वक्त टेरी ने उस मांस का टुकड़ा भी उठा लिया जो गोली के लगने से गिरा था। टेरी ने देखा बजाय खून से लथपथ होने के ये मांस का टुकड़ा पूरी तरह से सूखा हुआ था, मानो जैसे 2-3 दिन धूप में पड़ा हो। ये मांस का टुकड़ा काफी सड़ चुका था और उस पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। हाथ में लिए हुए इस मांस के टुकड़े के साथ टेरी ने पूरे रैंच की ओर एक बार नजर घुमाई और एक लंबी सांस लेते हुए बोले कि न जाने आज उनके साथ क्या ही हुआ। अगले कुछ सप्ताह लगभग शांत ही गुजरे। घर में कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही रही थी, जो ज्यादातर ग्वेन के साथ हो रही थी, लेकिन ग्वेन ने सोचा कि ये उनके मन का वहम है या फिर उनका दिमाग उनके साथ गेम खेल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार ग्वेन शॉपिंग करके आई और सारे सामान को अनपैक करके किचन के शेल्फ पर सजा दिया। जब कुछ देर बाद वो वापस किचन में गई तो उन्होंने देखा कि सारी चीजें वापस बैग में पैक हो गई हैं, मानो जैसे उन्होंने शॉपिंग करने के बाद उसे अनपैक किया ही ना हो। एक और ऐसा ही वाकया हुआ जब वो अपना तौलिया और ब्रश लेकर नहाने गई। उन्होंने ब्रश और अपने टॉवेल को वॉशरूम के बाहर रख दिया और नहाने लगी। जब वो नहाकर वापस निकली तो उनका ब्रश और टॉवेल दोनों ही गायब थे। कुछ घंटों बाद वो दोनों ही चीजें उन्हें दूसरे कमरे में मिली। ऐसे ही छोटी मोटी अजीबोगरीब चीजें ग्वेन के साथ हो रही थी और ग्वेन को ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। लेकिन फिर एक दिन टेरी चिल्लाते हुए घर में आए और पूछने लगे कि उनका पोस्ट डिगर किसने लिया है। पोस्ट डिगर एक मशीन होती है जिससे बाड़े को गाड़ने में आसानी होती है। टेरी के पूछे जाने पर ग्वेन ने बताया कि बच्चे तो बाहर गए ही नहीं और वो भी घर में ही थी, इसलिए उनमें से किसी ने लिया हो ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद टेरी और ग्वेन दोनों मिलकर उस पोस्ट डिगर को ढूंढने लगे, लेकिन वो पोस्ट डिगर उन्हें मिला ही नहीं। कुछ दिन बाद जब टेरी रैंच का चक्कर लगा रहे थे
तो उन्होंने देखा कि उनका पोस्ट डिगर एक पेड़ से लटका हुआ है। वो पेड़ से लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ था। टेरी ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि पोस्ट डिगर लगभग 35 से 40 किलो का होता है और उसे 20 मीटर ऊंचाई पर टांगना किसी के बस की बात नहीं, और अगर है भी तो कोई ऐसा क्यों करेगा। बढ़ती घटनाओं ने तो अब धीरे धीरे ये साफ कर दिया था कि ये रैंच कोई सामान्य रैंच नहीं है। टेरी और ग्वेन भी इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगे थे। पोस्ट डिगर को पेड़ पे लटके हुए पाए जाने से एक सप्ताह पहले टेरी का भतीजा रैंच घूमने आया। टेरी, उसका भतीजा और उसका बेटा तीनों रैंच घूमने निकल गए। शाम हो चली थी और काफी घूमने के बाद अब वो लोग घर की ओर वापस लौट रहे थे। तभी टेरी ने देखा कि दूर बाड़े की आखिरी छोर पर किसी कार की हेडलाइट नजर आ रही है। टेरी ने पहले भी ऐसी कार की लाइटें देखी थी और तब वो सोचते थे कि शायद कोई कार वाला अपना रास्ता भटक गया है, लेकिन आज जब ये लाइट वापस दिखी तो उन्होंने सोचा क्यों न जाकर एक बार देखा जाए कि ये कौन है। उन्हें शक था कि कई लोग बिना परमिशन के उनके रैंच पर शिकार कर रहे हैं। टेरी ने अपने बेटे और भतीजे को इशारा किया कि आज वो इन चोरों को पकड़ ही लेंगे। वो तीनों लोग तेजी से उस कार की लाइट की ओर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वो उस कार की लाइट के पास पहुंचते, ये कार की लाइट उनसे दूर होती जाती थी। धीमी गति से चल रहे अब टेरी ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो अब दौड़ने लगे थे और लगभग इस लाइट से 30 से 40 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। तभी अचानक से ये रोशनी हवा में ऊपर उठ गई और पेड़ों के ऊपर मंडराने लगी। ये देखते ही टेरी अचानक से रुक गए, जैसे मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। वो जिस चीज को आज तक कार की लाइट समझते थे, दरअसल वो कोई कार की लाइट नहीं थी। वो एक रोशनी का गोला थी जो पता नहीं कहां से आती थी, क्या करती थी और फिर कहां चली जाती थी। धीरे धीरे ये रोशनी का गोला और ऊपर उठता गया और फिर उनसे दूर चला गया। टेरी ने गौर किया कि ये रोशनियां अक्सर पतझड़ के महीने में ज्यादा दिखती थी, या फिर जब भी वो कोई कीमती गाय अपने रैंच पर लेकर आते थे तो अचानक से इन रोशनियों का दिखना बढ़ जाया करता था। मामला अब थोड़ा ज्यादा ही सीरियस होने लगा था। ठंड का मौसम आ चुका था और टेरी अपना काफी समय पशुओं को संभालने में लगाने लगे थे। चरते चरते ये गायें और भैंसें काफी दूर निकल जाया करती थी, जिसे फिर टेरी को खोजकर अपने बाड़े में लाना पड़ता था। एक ऐसी ही शाम टेरी अंगस प्रजाति की गाय को खोजने निकले, जो पिछले 24 घंटे से लापता थी। सर्दी का मौसम था और काफी बर्फबारी हो रही थी। अपने घोड़े पर सवार टेरी ने लगभग रैंच का सारा हिस्सा छान मारा, लेकिन ये गाय उन्हें कहीं नहीं दिखी। बस अब एक ही हिस्सा बचा था जहाँ काफी जंगल था। टेरी अब उसी तरफ ढूंढने लगे। कुछ देर उस ओर चलने के बाद टेरी को उस गाय के पैरों के निशान दिखे। टेरी काफी खुश हो गए, क्योंकि वो उस गाय के पैरों के निशान को भली भांति पहचानते थे। उन्हें लगने लगा कि अब कुछ ही देर में वो गाय उन्हें मिल जाएगी। टेरी अब अपने घोड़े से उतर गए और उन पैरों के निशानों को देखने लगे। बर्फ में पड़े उन पैरों के निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो गाय दौड़ रही हो, लेकिन अचंभे की बात ये थी कि वहाँ और किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। अगर वो गाय दौड़ रही थी तो फिर किससे? ये सोचते सोचते टेरी वापस अपने घोड़े पर बैठे और वो उस पैरों के निशान को फॉलो करने लगे। निशान का पीछा करते करते टेरी एक खुले मैदान में आ गए और जब उन्होंने आगे देखा तो मानो कुछ पल के लिए उनकी सांसें ही रुक गई। गाय के पैरों के निशान अचानक से बर्फ से गायब हो गए थे। ये ठीक उसी तरह था जिस तरह उस भेड़िए के पैरों के निशान बीच रास्ते से गायब हो गए थे। टेरी घोड़े से उतर गए और शोक में अपने दोनों हाथों को सर पर रख लिया। अब वो जान चुके थे कि उनकी गाय उन्हें कभी नहीं मिलने वाली। टेरी अपनी फैमिली के बाद अपने जानवरों से ही सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे। अपनी गाय को खोकर वो काफी दुखी हुए। अगले कुछ महीनों तक ऐसी ही घटनाएं घटती रही और कुल मिलाकर उस साल उस सर्दी के मौसम ने टेरी ने कुल 4 गायों को खोया। टेरी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक एक गाय काफी कीमती थी और उनके गायब होने से टेरी को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। टेरी अब रात रात भर पहरा देने लगे। वो भूतों की तरह झाड़ियों में छिपकर बैठे रहते, इस फिराक में कि किसी दिन वो उसे पकड़ लेंगे जो ये सब कर रहा है, लेकिन वो किसी को भी कभी पकड़ने में कामयाब नहीं रहे। वो गोल चमकदार रोशनियों का दिखना अब आम बात हो गई थी। रोशनियों का दिखना और पशुओं का गायब होना एक दूसरे से रिलेटेड थे। ये बात टेरी को समझ में आ चुकी थी। कई बार टेरी ने इन रोशनियों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो रोशनी इनसे 2 कदम आगे रहती, मानो जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। लेकिन फिर एक दिन सुबह जब टेरी पूरी रात पहरा देकर लौटने ही वाले थे तो उनकी नजर झाड़ियों के पीछे हो रही हलचल पर पड़ी। टेरी ने देखा कि एक बड़ी काली सी चीज जमीन से लगभग 6 से 8 मीटर की ऊंचाई पर मंडरा रही थी। इस काली सी चीज से रोशनी निकलकर जमीन पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था ये चीज किसी चीज को ढूंढ रही है। इस मंडराती हुई चीज का आकार एक बड़े से प्लेन की जैसा था, लेकिन इससे कोई इंजन की आवाज नहीं आ रही थी। ये बिल्कुल शांत हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये चीज बार बार दाएं बाएं घूमकर जमीन पर किसी चीज को खोजने की कोशिश कर रही है। ये जो भी चीज थी धरती के गुरुत्वाकर्षण को बड़ी आसानी से चकमा दे रही थी।
लगभग 15 मिनट तक टेरी ने इसे इधर उधर घूमते देखा। काफी समय से एक ही पोज में बैठे रहने से टेरी का अंगूठा अकड़ गया था। टेरी ने अंगूठे को सीधा करने की कोशिश की, जिसके चलते एक आवाज निकली। वैसे तो इतनी धीमी आवाज किसी बगल में खड़े इंसान को भी न सुनाई दे, लेकिन पता नहीं किस तरह उस काली सी उड़ती चीज को यह आवाज सुनाई दे गई। उस काली सी चीज में से रोशनी अचानक से आना बंद हो गई और वो एक ही जगह स्थिर हो गई। टेरी समझ गए कि उस चीज को इनके होने का एहसास हो चुका है। उन्होंने देखा कि ये काली सी चीज अब उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। टेरी के प्राण सूख गए, क्योंकि अगर ये चीज जानवरों को गायब कर सकती है तो वो टेरी को भी गायब कर सकती है, और फिर अगर ऐसा हुआ तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन टेरी की किस्मत आज उनके साथ थी। इस काली चीज ने कुछ देर में ही अपना रास्ता बदल लिया और वो रैंच की दूसरी ओर चली गई। टेरी की जान में जान आई और वो घर को वापस लौट गए। ऐसी ही घटनाओं के साथ और भी कई महीने बीते और धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया। पशुओं का लापता होना अभी भी जारी था, लेकिन अब पशु की लाशें मिलने लगी थी। ज्यादातर लाशों के साथ चीरफाड़ किया हुआ पाया गया, लेकिन ये चीरफाड़ किसी जानवर के द्वारा नहीं किया हुआ था। मरे हुए जानवरों के शरीर पर चीरफाड़ ऐसा था मानो किसी सर्जन ने सर्जरी की हो। किसी भी लाश पर एक बूंद खून नहीं था। न जाने जो भी ये कर रहा था, पता नहीं कैसे कर रहा था। ये किसी भी इंसानी कैपेबिलिटी से भी बाहर थी। पूरे साल यही सब चलता रहा। अब तो हर रात वो गोल रोशनी दिखाई देती थी और घर के अंदर भी भूतिया गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। कई काले साये और परछाइयां घर में घूमते दिखाई देने लगी। कई बार तो ये साये बेड के कोने में दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख रहे हों और किसी मौके का इंतजार कर रहे हों। कभी कभी खेतों में बड़ी मशीनें चलने की आवाज सुनाई देती थी। बाहर जाकर देखने पर कभी कुछ भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे अब टेरी और ग्वेन को तो आकाशवाणियां सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था मानो कोई अजीब सी भाषा में आसमान से कुछ बोल रहा है। दानवों और पिशाचों ने रैंच को पूरी तरह से घेर लिया था। कभी कभी तो पशुओं का झुंड अचानक से किसी चीज को रास्ता देने लगता था, ऐसी चीज जो सिर्फ वो देख सकते थे, हम इंसान नहीं। अब तो रैंच पे चीजें पागलपनी की हद से भी बाहर जा चुकी थी। इसी सब के दौरान एक दिन टेरी बाहर बरामदे में बैठकर अपने राइफल साफ कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी और अब चांद आकाश में चढ़ने ही वाला था। तभी टेरी की नजर लगभग 1 किलोमीटर दूर आकाश में बनी एक रोशनी पर पड़ी। रोशनी धीरे धीरे बढ़कर एक गोल चक्र की जैसी हो गई। खुशकिस्मती से टेरी के पास राइफल में लगी टेलीस्कोप मौजूद थी। उन्होंने टेलीस्कोप से इस चीज को देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि ये रोशनी दरअसल किसी पोर्टल की तरह दिख रही थी। रोशनी के बीचों बीच एक खुला आसमान दिख रहा था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। इस पोर्टल को टेरी ने इस घटना के बाद भी कई बार देखा और कई बार तो उन्हें इसमें से अजीबोगरीब चीजें आती जाती दिखी। टेरी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि ये रैंच किसी दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच के द्वार पर बसा हुआ है। टेरी ये सब चीजों से परेशान और अचंभित तो थे, लेकिन उन्हें जो चीज सबसे ज्यादा डराती थी वो थी एक गोल नीली रोशनी, क्योंकि इस नीली रोशनी का गोला जब भी उन्हें दिखता था तब कोई ना कोई जानवर मारा जाता था। ज्यादातर ये रोशनियां लाल रंग की होती थी जो बस जानवरों को डराया करती थी, लेकिन जब भी नीली रोशनी दिखती थी तो ये बात साफ हो जाती थी कि आज किसी जानवर की मौत होने वाली है। ऐसी ही एक दिन एक घटना घटी। एक शाम टेरी रैंच पर पहरा दे रहे थे कि तभी एक नीले रंग की रोशनी उनके सामने आ गई। इस नीली रोशनी को देखते ही टेरी सजग हो गए, क्योंकि वो समझ गए कि ये नीली रोशनी किसी जानवर को मारने आई है। लेकिन आज टेरी के साथ उनके 3 हंटर डॉग थे। हंटर डॉग काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। टेरी ने सोचा कि यही मौका है। उन्होंने तीनों कुत्तों को उस रोशनी के ऊपर छोड़ दिया। कुत्ते वो रोशनी से बिल्कुल खौफ नहीं खा रहे थे और वो भौंकते हुए उस रोशनी के पीछे भागे। कुत्तों को अपनी ओर आता देख वो नीली रोशनी पीछे हटने लगी और धीरे धीरे जंगल में पेड़ों के पीछे चली गई। कुत्ते अभी भी उस रोशनी के पीछे थे। ये देखकर टेरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने इस नीली रोशनी को हरा दिया है। लेकिन अगले ही पल तीनों कुत्तों की एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद वो नीली रोशनी पेड़ों के ऊपर निकली और कुछ देर तक टेरी को एकटक से देखती रही, मानो कुछ कहना चाह रही हो। और फिर कुछ देर बाद वो रोशनी आसमान में उड़ गई और गायब हो गई। टेरी का गला सूख चुका था। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे कि उन कुत्तों के साथ क्या हुआ है। टेरी ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होने पर टेरी ने अपनी राइफल उठाई और जंगल की उस ओर निकल पड़े जिधर वो 3 कुत्ते गए थे। थोड़ी दूर ही चलने के बाद टेरी को खेत में 3 मांस के टुकड़े दिखे। ऐसा लग रहा था मानो वो आग से जलकर भुन गए हों। टेरी समझ गए कि यही था जो अब उन 3 कुत्तों का बचा था। उस रोशनी ने उन कुत्तों को जिंदा ही जला दिया। ये देखते ही टेरी ने डिसाइड कर लिया कि अब ये सारी चीजें उनसे परे जा चुकी हैं। उन्हें अपने और अपने परिवार की जान की चिंता होने लगी। उधर घर पर भी हालात ठीक नहीं थे। ग्वेन
जो पास के ही बैंक में काम किया करती थी, उनकी नौकरी जा चुकी थी। बच्चे भी स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं रहे थे और घर में बढ़ चुकी भूतिया गतिविधियों के चलते अब सब लोग सिर्फ एक ही कमरे में रहते थे। इस पूरे वाक्य में टेरी ने अब तक 14 गायों को खो दिया था और वो अब कंगाली के कगार पर पहुंच चुके थे। किसी तरह टेरी ने लोकल न्यूज़पेपर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कई लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया। लेकिन फिर भी उस न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को छाप दिया। पेपर में न्यूज छपने के बाद बात उड़ते उड़ते रॉबर्ट टी बिगलो के पास पहुंची। वो एक करोड़पति बिजनेसमैन थे। बिगलो का पैरानॉर्मल में काफी इंटरेस्ट था और हाल ही में उन्होंने एक साइंटिस्ट की टीम बनाई थी जो इन सब चीजों पर रिसर्च करती थी। स्किन वॉकर रैंच की खबर सुनते ही बिगलो के कान खड़े हो गए। वो ऐसी ही जगहों में रुचि रखते थे और उनके पास पैसा भी था। उन्होंने तुरंत टेरी से उस रैंच को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, जिसको खुशी खुशी टेरी ने स्वीकार कर लिया। और फिर सन 1996 के जुलाई महीने में टेरी और उसके परिवार ने उस जगह को खाली कर दिया। अब ये चूहे बिल्ली का खेल रोमांचक होने वाला था, क्योंकि बिगलो की टीम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी साइंस से थी, सितंबर माह में ही उस रैंच पे मूव करने को तैयार हो गई थी। जो भी चीज टेरी और उनके परिवार के साथ खेल खेल रही थी, अब उन्हें उन लोगों का सामना करना था जो बिल्कुल निडर थे, जिनके पास दुनिया की हर टेक्नोलॉजी मौजूद थी और जो भूतों से भागने वालों में से नहीं, भूतों को पकड़ने वालों में से थे। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था।